रुबीना साहब, एक इशू गवर्नमेंट की तरफ से उठाया जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि वो गवर्नमेंट जो आप मिलके नहीं गिरा सके, अब आप क्योंकि पीडीएम टूट गई है तो अब भी आप वहां पे बिलावल साहब कह रहे हैं हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, एनपी अलग कह रही है, नून लीग अलग कह रही है, मिलके जो काम नहीं कर सके अलग कैसे करेंगे आप? देखिए, मैं आपको फिर अगर याद करवाऊं आसिफ अली जरदारी साहब का एक फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा कि इनको गिराने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, ये खुद गिरेंगे और वो आपके सामने आ गया है। तो पीडीएम बनाने की क्या जरूरत है? पीडीएम देखिए एक नजरिया है, एक बात थी जो हम सब मिलकर करना चाहते थे। डिफरेंसेस आ गए हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वैसे कल आपने प्राइम मिनिस्टर की बात सुनी, उन्होंने कहा कि अगर ये मुझे गिराने के काबिल होते तो अब तक गिरा चुके होते। देखिए, तो बड़ी बड़ी बातें करने से पहले वज़ीर आज़म को बैठ के ये सोचना जरूर चाहिए कि उनको आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रमंद होना चाहिए कि अगर ये उन्होंने ये फ्लोर क्रॉसिंग वगैरह जो सब 18th अमेंडमेंट के जो तोहफे दिए हैं इस मुल्क को, 18th अमेंडमेंट को अलग ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की ही वजह से इस वक्त आप बताएं कि कौन सी मुझे सिर्फ ये बताएं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके हाउस में 2 पार्लिमानी लीडर होते हैं। ये देखिए, अभी मेरे भाई ने कहा ना, इंतजार की बात की, जहांगीर साहब से धमकी दे रहे हैं। देखिए, जैसे भी धमकी दे रहे हैं, जो दे रहे हैं, इस तरह ओपनली जो इंतजार किसी और पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, जो इनका है, तो ये किस तरीके से लोगों को कह सकते हैं? और बाकी बात, जब आपने पीडीएम की बात की, इकट्ठी नहीं बैठ सके, देखिए, तो आप हुकूमत कैसे कराएंगे? देखिए, हुकूमत गिरेगी और इंशाअल्लाह ताला खुद अपने वजन से गिरेगी, अपने आप गिरेगी। ये आप भी बैठे हुए यहाँ पे, तारिक भी, और ये मेरा भाई शहरियार भी बैठा हुआ है। इनको किसी और बाहर से दुश्मन की जरूरत ही नहीं, ये अपने लिए खुद काफी है। तो आपको फिर इत्तेहाद बनाने की क्या जरूरत है? इत्तेहाद हमने बनाया, इत्तेहाद हमने बनाया, इसलिए नहीं, हमने कोई जाया नहीं किया। हमने इस बात पे तो लोगों को ले आए ना, लोग समझ में आ गई, अवाम को समझ आ गई, इनको भी समझ आ गई कि हमारे जो ये दावे करते थे इस तरह से, बिल्कुल ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है, नहीं, इसका बिल्कुल फायदा होता है। पॉलिटिकल अवेयरनेस है, पॉलिटिकल जो है, इन्होंने जो धरने दिए थे 120, कौन सी उन्होंने गवर्नमेंट गिरा दी थी, होता है कि अब आप पीडीएम में नहीं जाएंगे। देखिए, आपने, मैं कल वहां मौजूद थी वली बाग में, जब हमारे चेयरमैन साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि देखिए, जो चेयरमैन साहब का नैरेटिव है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव है, वो ही चल रहा है। सब जो है, जो आपने अगर अपनी बात कहनी है या कहलवानी है, तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस से बेहतर चीज नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम से बेहतर चीज नहीं है। ये इस्तीफे देने वाली बात है, चलो हम तो निकल गए ना, हमने कहा कि चलो, इन्होंने कहा कि इस्तीफे, तो हमें तो निकलने के बाद फिर इस्तीफे क्यों नहीं दी गए? वही लाए अमल पे फिर वापस आ गए कि जी फिर एहतजाज होगा, तो हम तो एहतजाज में शामिल होने के लिए शामिल थे, बिल्कुल राजी थे, लेकिन एक ऐसी शर्त रख दी गई जो कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थी। और आप वो सही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के अंदर, और उस वक्त जब सिंध की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही थी, उस वक्त भी आपने जलसे जुलूस किए, लेकिन कोई खास डेंट नहीं डाल सके गवर्नमेंट पे। अब तो आप अकेले हैं, वहां पे गवर्नमेंट की सपोर्ट भी नहीं है। कराची में कितना बड़ा जलसा कर लेंगे, और उसके बाद कैसे कराची में बैठ के वफाक की गवर्नमेंट गिरा लेंगे? जोसेफ, ये तो हमने कभी नहीं कहा कि अभी जिस जलसे की आप बात कर रहे हैं, जो कराची में ऐलान किया गया कि इस जलसे के फौरन बाद जो है हुकूमत गिरा के वापस आएंगे। देखिए, ये एक अमल है, ये एक जमहूरी अमल का एक हिस्सा होता है, और अपोजिशन का ख़ास तौर पे आप ये कहें कि अवाम तक अपना पैगाम पहुँचाना, रैलीज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ आपकी दीगर तरीके होते हैं, और ये आईनी तरीके हैं। हम तो बार बार ये कहते हैं कि हम तो ना तो कोई टैंकों में बैठ के हुकूमत गिराने की हमने पहले इससे बात की है और ना अब की है, तो हम एक आईनी और जमहूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं गिराना चाहते तो जलसे करने की क्या जरूरत है? नहीं, गवर्नमेंट गिराना आपका एक वो कहें कि आखिरी टारगेट है, ठीक है, उस टारगेट वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे यही कह रही थी कि इस्तीफे आखिर में पाकिस्तान के साथ जो इख्तिलाफ हुआ पीडीएम में, मुझे जाती तौर पर उसका दुख है कि वो बैड टेस्ट नहीं होना चाहिए था। इस्तीफों के हवाले से अगर मजीद थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको किसी खूबसूरत मोड़ पे लेके जाया जाता तो शायद मजीद बेहतर हो सकता था, मजीद बेहतर नताइज निकल सकते थे। लेकिन हम ये समझते हैं, अभी ये भी कहा जा रहा है कि जी हमें इस्तीफों को कहा जा रहा था, खुद क्यों नहीं इस्तीफे देते? भाई, इस्तीफे देने का मकसद ये था कि इस्तीफों के नतीजे में आप इस लड़ाई को, गवर्नमेंट के साथ इस सियासी जंग को एक फैसला कुन मोड़ पर ले जाते हैं। जब आपकी मुतफिका तौर पर अपोजिशन इस्तीफे दे देती है तो हुकूमत इस पोजीशन में नहीं होती कि वो तमाम खाली नशिस्तों पर इलेक्शन करवा सके। अगर इनफरादी तौर पर पार्टियां इस्तीफा देनी शुरू कर दें
तो उसके ऊपर तो इलेक्शन कराना मुमकिन होता है हुकूमत के लिए। तो ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से इंफरादी तौर पर जमातें इस्तीफा नहीं दे रही। कलेक्टिव इस्तीफे होंगे, हुकूमत इलेक्शन नहीं करवा सकेगी, नया इलेक्शन कराना पड़ेगा, आम इंतखाबात। आज भी आप ये चाहते हैं कि सारे मिलकर इस्तीफे दे दें? मैं चाहता हूँ अगर दें तो क्यों ना दें। चोई साहब बात सिर्फ सीधी सी है, लेकिन आपने दरवाजे बजट आ रहा है पीडीएम पे। कोई दरवाजे बंद नहीं हुए पीडीएम के दरवाजे। यहाँ इस्लामाबाद में मीटिंग्स होती है, हमारे सेक्रेटेरिएट में दरवाजे खुले होते हैं, आप जब मर्जी आके चेक कर लें। यानी खुद ही आ जाएंगे? दूसरी बात ये है, नहीं हम तो कहा है इस मीटिंग में भी कहा है कि आ जाए वापस, कोई हमने ये नहीं कहा कि आपके लिए दरवाजे पक्के बंद हो गए हैं। लेकिन वो जो बीच में मैंने बताया ना कि बैड टेस्ट हो चुका है, वो नोटिस फट गए जनाब, वो जी इसमें मैं कुछ कहना चाहूंगी। हमसे मांगी, वो क्या उसे कहते हैं, वजाहत मांगी या नहीं? हमने कहा कि वजाहत की पहली बात तो ये शोकाज नोटिस, हमने कहा शोकाज नोटिस का नाम तो हमने से नहीं दिया, यही नाम दिया गया। और पहली बात यह है कि हम किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है, हम किसी के अंडर काम करनी है, हमें पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठे थे। मैं बिल्कुल खुल के बोलूंगी, ये जो है इस तरह का नोटिस जो है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और ये नहीं होना चाहिए था। अगर आप को ये बुलाना चाहते हैं तो नोटिस वापस ले। देखिए आपने हमारे चेयरमैन साहब की पूरी शायद बातें नहीं सुनी जो उन्होंने कलवली बाग में कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो TORs हुए थे, जो किए गए थे पीडीएम की जो फॉर्मेशन है, उसमें 6 महीने के बाद ये रोटेशन में था, इसके जो ओहदे थे। तो ये 6 महीने बाद आप चाहते थे कि मौलाना ना रहे? नहीं, जो भी आए, मौलाना साहब हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत है, लेकिन इसमें एक तरीकाकार जो वजह किया था तो उस तरीकेकार पे इसको चलना चाहिए था। और दूसरी बात जो ये कि ये कहना कि शो कॉज नोटिस का हम जवाब देंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक हो गया। अफरीद साहब ये ज़हन में रखें कि पीडीएम कमजोर हो गई है, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि टूट ही गई है। और उसके बाद नून लीग के 2 फैक्शन जो आप कह रहे हैं कि 2 बयानी अलग अलग हो गए, तो अब आप ये समझे कि दोनों बातों से इत्तेफाक नहीं, कोई ताकत नहीं है, मैं समझ। लेकिन अब आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप पीडीएम के पीछे छुप जाएं या नून लीग के पीछे छुप जाएं, वो भी नहीं, या जहांगीर तरीन साहब के पीछे छुप जाएं, ये परफॉर्म भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं हो सकता। अच्छा, असल में आज बड़े अरसे बाद मेरी जो कॉलीग्स हैं, मेरी बहन है और डॉक्टर साहब, आज एक चीज जो सबके सामने रखनी है कि पीडीएम एक नजरिया, मेरी बहन ने कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, इनके जो मफादात हैं या इनका रिजल्ट जो भी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन, शो कॉज नोटिस, फाड़ा नहीं फाड़ा, बाप का कहा, किसको नहीं कहा, JUI में JUI पाकिस्तान, JUI फजल रहमान स्प्लिट क्यों हो गई, अभी जब शायद खाकान अब्बासी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने एक दूसरे को जब जवाबात दिए हैं, मरियम और हमजा, मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ एक गवर्नमेंट को परफॉर्म करना है और परफॉर्मेंस के बेस पे हमने आगे जाना है। मैं जरा थोड़ा सा आपको बताऊं, मूडीज ने कहा 3.94%, ठीक है जी, ये मैंने नहीं कहा, ये किसी और ने नहीं कहा, आपके 4 बम्पर क्रॉप, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है, ठीक है जी, कपास, गंदम, एक मिनट, गन्ना, कीनू, चावल, ठीक है जी, और कपास की कितनी, इंशाल्लाह 3 गुना ज्यादा, और अभी आई नहीं है वैसे, ये तखमीना 1.5% बढ़ी। अच्छा मेरी बहन आप बोल रही थी, अच्छा मैं आप बोल रही थी, मैं चुप था। न्यूक्लियर पावर प्लांट में 1100 मेगावाट, पाकिस्तान पहली वैक्सीन वैक के नाम से बनाई, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड ट्रेडिंग, एक दिन में 2 अरब हिस्से का कारोबार हुआ। फिर इंडस्ट्रीज 9%, 4 अरब का हो गया सर, वो इस तरह है कि 60 अरब। मैं आपको बताता हूं रिकॉर्ड। इंडस्ट्रीज 9%, कंस्ट्रक्शन 8%, एग्रीकल्चर 2.8%, सर्विसेज 4.4% इंक्रीज। अच्छा, डिप्लोमेसी पैलेस्टाइन में जो रोल पाकिस्तान ने प्ले किया, इसमें मैशर पे आ जाता है ना, जिस वजीर खजाना ने ये किया, फीस शेख साहब ने, सब कुछ आपने उनको फर्क कर दिया। देखिए जी मेरी बात सुनो, और पहले आप ये कहते थे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, आज उसकी परफॉर्मेंस। सिर्फ एक छोटा सा, मैं सारी इंतहाई कामयाबियां जो आप फरमा रहे हैं, आप इनका सिलसिला जारी रखें जी, हमें कोई इतराज नहीं है। वजीर खजाना कोई अपना बंदा ले आओ। देखिए 1.7 बिलियन, 1.7 बिलियन IT में, ठीक है जी, और अब छोड़ते हैं आखिर से जो परफॉर्म करता है आप उसको निकालो। 19 सालों में नैब ने 290 अरब
इन 2.5 सालों में 484 अरब रिकवर हुआ। वो तो नैब की परफॉर्मेंस देखें है ना। नहीं, मेरी आपकी बात तो सुने, नहीं। आप गवर्नमेंट की हमेशा कहते सपोर्ट हैं है, कि वो आजाद गवर्नमेंट की खुदा है। सपोर्ट है, इंस्टीट्यूशनल मान रहे हैं बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है। वी आर वर्किंग एज ए टीम फॉर पाकिस्तान। और ये क्या आप इनका हमेशा काम ये नहीं कहते हैं कि है? इंडिपेंडेंट है। क्या इनका काम नहीं है कि पार्लियामान को और पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करना? अब बात आती है आपके सवाल की तरफ मैं आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। उसके लिए अगर आज जिस तरह मेरा फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि पैलेस्टाइन में जब यूएनजी में मैं स्पीच कर रहा था तो मेरे हाथ में जॉइंट रेजोल्यूशन था, तो आज हम इन्हें कहते हैं कि आपके जो भी खदशात हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, नैब है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, जुडिशियल लेकूनास हैं, आए पार्लियामान के अंदर उनका हल ढूंढते हैं।